द नॉलेज ब्रेकर्स विद डॉक्टर कौशल शर्मा के इस नए पॉडकास्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस पॉडकास्ट में हम लोग टीचर्स ट्रेनीज, स्टूडेंट्स जो बीएड और एमएड के हैं और डिप्लोमा के, उनके लिए कुछ नए टॉपिक्स पर बातचीत करते हैं। हम मोनोलॉग्स, डायलॉग्स और मल्टीलॉग्स के ज़रिए अपनी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे मुद्दे जो स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूजन या एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, हम समय समय पर आपके सामने डिस्कशंस के माध्यम से बताते रहते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है चैलेंजेस ऑफ स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूजन एंड क्लासरूम सेटिंग्स। ये एक क्लासरूम लेक्चर की तरीके से या डिस्कशन के तरीके से किया गया हुआ वास्तविक डायलॉग है। इसमें स्टूडेंट्स के सामने टीचर्स के द्वारा जो बात बताई जा रही है उसको एक तरीके से रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई है और आपके सामने दूसरों के जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो उस क्लास में नहीं थे या जिन्होंने उस क्लास को अटेंड नहीं किया है, जिन्होंने उस डिस्कशन को छोड़ दिया है किसी भी वजह से, उनके लिए ये एक बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सुनना चाहिए और इसी की कड़ी में हम आगे भी दूसरे चीज़ों को जारी करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और साथ ही आप इसको समझकर आगे और शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को, जिसका लिंक नया है हम आपको दे रहे हैं और कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो आज जो बात चलेगी वो पूरी तरीके से चलेगी हमारी कि चैलेंजेस ऑफ स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव सिस्टमिक रिफॉर्म्स, प्रोविजंस एंड सपोर्ट सिस्टम, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड एनजीओ इनिशिएटिव। तो बात शुरू करेंगे हम लोग कहाँ से? स्पेशल एजुकेशन, चैलेंजेस ऑफ स्पेशल एजुकेशन। चूँकि हम जानते हैं सभी लोग कर रहे हैं, डिग्री भी, पीजी भी कर रहे हैं आप स्पेशल एजुकेशन में। हमारे पास दो तरीके की टर्मिनोलॉजी हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कौन कौन सी? एक टर्मिनोलॉजी है जो हम कहते हैं इंक्लूजन है। एक बात करते हैं सेग्रीगेशन की। सेग्रीगेशन का मतलब है अलग अलग करना, और इंटीग्रेट करने का मतलब है एक साथ जोड़ना, और इंक्लूजन का मतलब है समावेश। हुई उसकी मतलब क्या हुआ? मुझे मतलब सब सामान, नॉन डिसेबल और डिसेबल एक और कुछ भी नहीं, हर एक कम्युनिटी के लोग। तो इंटीग्रेशन भी हो गया। इंटीग्रेट का मतलब है जो इधर उधर बिखरे हुए थे उन सबको इकट्ठा कर लेना, सिर्फ इंटीग्रेट करना, एक साथ कर लेना। लेकिन इंक्लूजन एक ऐसी फिलॉसफी है जहां हम केवल लोगों को इकट्ठा ही नहीं करते, बल्कि उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनकी चीजों को प्रोवाइड भी करते हैं। साथ साथ जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट को भी हम बदलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिस माहौल में रहेगा उसी माहौल के साथ में ही वो जीवित रहेगा। माहौल बदल दीजिए, बाकी सबको इकट्ठा कर दीजिए, ऐसा कहीं हो सकता है? एक बर्फ के एरिया में रहने वाले लोगों को सिर्फ रेगिस्तान में 10 लोगों को ले जाकर बसा दीजिए, क्या वो जीवित रह पाएंगे? मुश्किल होगा। हमें उनके एनवायरनमेंट को भी वैसा ही बनाना पड़ेगा। भले ही अब ये नहीं है इसका मतलब कि वहां पे बर्फ पैदा करोगे, लेकिन जो भी हमें करना पड़ेगा वो एनवायरनमेंट भी उस पर असर डालता है, क्योंकि एनवायरमेंटल इफेक्ट भी होते हैं। सेग्रीगेशन बिल्कुल क्लियर है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है चीजों को हमें अलग अलग कर देना, लोगों को अलग थलग करना, डिस्क्रिमिनेशन करना। डिस्क्रिमिनेशन अगर आपने किया है तो मतलब आप सेग्रीगेट कर रहे हैं। सेग्रीगेशन का सबसे बढ़िया उदाहरण है स्पेशल एजुकेशन। इंटीग्रेशन का और इंक्लूजन का उदाहरण स्पेशल एजुकेशन नहीं है, ये सेग्रीगेशन का उदाहरण है। कैसे? जो भी बच्चे विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं वाले हैं, जिनमें हम बेसिकली डेफ की बात करते हैं, हम बेसिकली ब्लाइंड की बात करते हैं, हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज की बात करते हैं, ये तीन को अगर हम देखें तो इनके स्पेशल स्कूल्स होते हैं। स्पेशल स्कूल में किस तरीके के बच्चे होते हैं? किसी खास प्रकार की डिसेबिलिटी से अफेक्टेड।
ब्लाइंड के स्पेशल स्कूल में डेफ बच्चा पढ़ेगा? नो सर। डेफ के स्पेशल स्कूल में आईडी बच्चा पढ़ेगा? यानी तीनों एक दूसरे के स्कूल में नहीं पढ़ सकते, तीनों के स्पेशल स्कूल अलग होंगे। अगर एक खास प्रकार की डिसेबिलिटी वाले बच्चों को आपने खास प्रकार के स्पेशल स्कूल में रखा हुआ है, तो इसका मतलब साफ है कि हर डिसेबिलिटी को आपने डिस्क्रिमिनेट कर दिया। कर दिया कि नहीं? पहली बात। दूसरी बात कि नॉर्मल स्कूल से जहां पर जो विदाउट डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, उन बच्चों से भी इनको अलग कर दिया। तो ये क्या हुआ? इंटीग्रेशन हुआ, इंक्लूजन हुआ या सेग्रीगेशन? बच्चे को बच्चे से अलग करना, डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी से अलग करना, इंसान को इंसान से अलग करना, ये क्या चीज हुई? सेग्रीगेशन। तो स्पेशल एजुकेशन अपने आप में एक सेग्रीगेशन का उदाहरण है, और हम लोगों को तैयार कर रहे हैं किस चीज के लिए? इंक्लूजन के लिए। क्या ये संभव है कि ठंडा और गर्म एक साथ हो? क्या ये संभव है आग और पानी एक साथ हो? क्या ये संभव है कि दोनों विपरीत ध्रुव एक साथ इकट्ठे हों? ये संभव नहीं है। इसलिए जब भी बात हम करते हैं इंक्लूजन की, तो हमें बात नहीं करनी चाहिए सेग्रीगेशन की। लेकिन जब बात हम कर रहे हैं सेग्रीगेशन की, तो ये संभव नहीं है कि हम सेग्रीगेशन को चलाते हुए इंक्लूजन कर लें। जब तक आपके पास स्पेशल स्कूल्स रहेंगे, इंक्लूसिव स्कूल्स कभी नहीं बनेंगे। यही बात तो सामने आ रही है निकल के। इसका मतलब क्या हुआ? क्या आप सेग्रीगेशन बंद कर दो, मतलब आप स्पेशल स्कूल बंद कर दो, तो आप इंक्लूजन कर सकते हो। लेकिन क्या ये संभव है? सवाल वही एक पैदा होता है, क्या ये संभव है कि क्या हम स्पेशल स्कूल्स को बंद कर सकते हैं? अगर हम बंद नहीं कर सकते, तो फिर हम इंक्लूजन कैसे लाएंगे? क्योंकि इंक्लूजन तो जीवन के अंतिम दौर में होने वाला है नहीं, वो तो बिल्कुल शुरुआत से होगा। बिल्कुल जब बच्चा पैदा हुआ है, तभी से हमें उसे इंक्लूसिव एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, वहीं से हमें उसको ऊपर तक लाना पड़ेगा, वहीं से हमें ऊपर तक लाते हुए उन सबको एक दूसरे की चीज़ों को समझने का मादा पैदा करना पड़ेगा। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी, तो हम इंक्लूजन नहीं कर पाएंगे। राइट? इंक्लूजन करने के लिए स्पेशल एजुकेशन का होना जरूरी है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दुनिया में बहुत सारे इस पर वाद विवाद हुए हैं, और अल्टीमेटली हमारे पास में क्या चीज समझ में आती है कि हमारे सामने इस सेग्रीगेशन के, इस स्पेशल एजुकेशन में चैलेंजेस क्या है। पहला चैलेंज तो ये है कि स्पेशल स्कूल बनाने के लिए हमें बिल्कुल अलग अलग एक वातावरण का निर्माण करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम लोग जब इस लाइन को पढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि शायद हम लोग कोई भी किताब पढ़ रहे हों, कोई भी निबंध लिख रहे हों, कोई भी बात कर रहे हों, हमारी पहली लाइन होती है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। देखते हैं? यस। हमारी बात यहीं से शुरू होती है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो इसका मतलब साफ है कि वो समूह में रहना पसंद करेगा। इसका मतलब है कि जब समूह में रहना पसंद करेगा, तो समूह में उसी जैसे लोग नहीं होंगे, उससे भिन्न भी लोग हो सकते हैं। अलग अलग लोगों का ही तो समूह होता है। एक ही जैसे व्यक्तियों का तो फिर गिरोह हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, गिरोह कह सकते हैं। हालांकि समूह तो वो भी है, लेकिन समूह या कम्युनिटी, इसका मतलब इसमें सिर्फ इतना सा होता है कि कम्युनिटी में अलग दिमाग, अलग सोच, अलग रूप, अलग एटीट्यूड, अलग खान पान, अलग चीजें, लेकिन सब एक साथ मिलकर अपने जीवन को एक दिशा दे रहे हैं, वो समूह या कम्युनिटीज कहलाती हैं। ये तो बात सच है। तो बात आती है कि अगर मनुष्य समूह में रहना पसंद करता है, तो जब आप उस समूह से उसको अलग कर रहे हो, तो ये तो कृत्रिम बात हो गई, आर्टिफिशियल बात हो गई, इम्पोज्ड बात हो गई, जबरदस्ती की हुई बात हो गई। तो स्पेशल एजुकेशन जब आप लागू कर रहे हो, तो ये जबरदस्ती लागू की गई एक शिक्षा व्यवस्था है, ना कि ये नेचुरल अप्रोच है। नेचुरल अप्रोच होती तो हम हर व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति के साथ में इंटरैक्ट करने का मौका दे रहे होते। ब्लाइंड बच्चों को, डेफ बच्चों को जब आपने स्पेशल स्कूल में डाला, वो एक ही तरीके के बच्चे एक साथ हैं, उनकी समस्याएं एक जैसी हैं, उनके समाधान एक जैसे हैं, हो रहे हैं। छोटे मोटे सामान, इसके सोशलाइजेशन की समस्याओं को छोड़ दें, छोटे मोटे साइकोलॉजिकल
समस्याओं को छोड़ दें, लेकिन जो एक नीड है वो सबकी एक ही जैसी है, यानी वो एक मोनोटोनस ग्रुप है, वो एक होमोजीनस ग्रुप है। उनकी आवश्यकताएं एक ही तरीके से पूरी होंगी, अलग अलग तरीके से पूरी नहीं होंगी। ऐसी स्थिति में सोशलाइजेशन, ऐसी स्थिति में इंटरेक्शन बहुत कम होंगे, और जो भी होंगे वो सबके एक ही जैसे होंगे। हाथी किसने देखा? सबका वही होगा। कहानी हम लोगों ने बचपन में सुनी है कि जिसने जैसा समझा वैसे हाथी को बताया, किसी ने रस्सी बताया, किसी ने खंबा बताया, किसी ने सूप बताया, किसी ने कुछ बताया। लेकिन हाथी कैसा है? हाथी इन सबका इंटीग्रेशन है ना। यही तो उस कहानी में आया था, हाथी इन सबका इंटीग्रेशन, सबको मिला के बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, अगर सारे ब्लाइंड बच्चे हैं तो वो कैसे सोचेंगे? एक ही तरीके से सोचेंगे, एक ही तरीके से उनकी परवरिश होगी, एक ही तरीके से उनकी कंसेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन जब बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं स्कूलों में, तब वो अलग अलग तरीके से सुनते हैं। और तुझे पता है क्या हुआ? मैंने एक शेर देखा। शेर कौन सा वाला? वो बालों वाला? अरे नहीं, वो बालों वाला नहीं, वो वाला देखा जिसमें धारियां होती हैं। पहली बार हमें समझ में आ रहा है शेर में और सिंह में फर्क होता है। गुड। एक बब्बर शेर होता है, एक शेर होता है। सुनते थे ना? साइकिल होती है, बाइसाइकिल होती है, फिर पता चला ट्राइसाइकिल भी होती है। कैसे पता चला भाई ये सब चीजें हमें? एक्सपोजर से पता चला। शाबाश। एक्सपोजर किससे आया? हमारे लोगों से आया, इंटरेक्शन से आया। बहुत सारे नए शब्द होते हैं, हमें कभी नहीं पता होते हैं। मैं पहली बार जब यहाँ यूपी में आया, मुझे पहली बार पता चला कि साइकिल साइकिलिया भी होती है। फाइलिया भी होती है। पहली बार मुझे पता चला और मैं बड़ा चौंका। मैंने कहा ये क्या है? गाड़ी गड़िया भी होती है। तो मुझे एक बात समझ में आई कि किसी नाम के आगे ई या लगा दो तो वो भोजपुरी हो जाती है। लेकिन बहुत सारी चीजों में नहीं भी होती है, तो मुझे तो समझ में नहीं आया। लेकिन फिर भी कुछ नई चीजें मैंने सुनी। एक नई चीज मैंने सुनी कि भौकाल भी कोई शब्द होता है। मैं नहीं जानता था कि भौकाल कौन सी चीज होती है। पहले मेरे को किसी ने कहा, अरे तो मैं भी हो सकता है मैं ढूंढने चल देता है बाजार में, किसी ठेले पे मिलता हो शायद, भाई हो सकता था ना। लेकिन जो नए शब्द आए, शब्दावलियां विकसित कैसे हो रही हैं? एग्जैक्टली इंटरेक्शन से। और इंटरेक्शन किससे? जो हमारे मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप की सोसाइटीज हैं, उनके कल्चर्स हैं, उनके रहन सहन है, उनकी सोच है, उनकी भाषा है, उन सब चीज़ों से मिल रहा है। जबकि स्पेशल एजुकेशन में हमें ये सब चीज़ें कहाँ मिल रही हैं? नहीं मिल रही, शायद कहीं नहीं मिल रही है। क्योंकि स्पेशल एजुकेशन में वो होमोजेनस ग्रुप है, वो जो भी सीखेंगे वो एक जैसा सीखेंगे, एक तरीके का कॉन्सेप्ट होगा। तो बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस होमोजेनस को हेट्रोसिटी में बदलना, इस होमोजेनिटी को हेट्रोसिटी में बदलना, इस एक्सपोजर को एक बहुत अलग लेवल पर लेके जाना, बड़े लेवल पर लेके जाना, ये सबसे बड़ा हमारे सामने चुनौती है। इसलिए स्पेशल एजुकेशन की पहली चुनौती यही होगी कि एक्सपोजर। दूसरी बात, स्पेशल स्कूल अगर आप खोल रहे हैं तो उसमें फाइनेंस आपको ज्यादा चाहिए। स्पेशल स्कूल की दूसरी चुनौती जो हमें लगती है, फाइनेंस ज़्यादा चाहिए। क्योंकि हमें एक स्पेशल स्कूल बिल्कुल अलग से खोलना पड़ेगा, ऐसे बच्चों के लिए खोलना पड़ेगा जो उसके लिए ही हों बने हुए। आमदनी लगभग नहीं के बराबर, खर्चा बहुत बड़ा। बिल्कुल आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाला सिस्टम ही नहीं है। आमदनी जीरो, खर्चा रुपया हो सकता है, 1.25 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आप किसी स्पेशल बच्चे को, जो कि वो खुद ही किसी ना किसी प्रकार की दिव्यांगता से या विकलांगता से ग्रसित है, आप उसके पढ़ाई लिखाई के लिए किससे पैसे की उम्मीद कर रहे हो? उसके पेरेंट्स से, जो वो भेजना नहीं चाहते।
ऐसे पेरेंट्स है जिनके पास में भेजने के लिए पैसा नहीं है, ऐसे पेरेंट्स है जिन्हें भेजने के लिए या उनकी पढ़ाई के लिए शायद उतनी ना तो उनके मन में ज़ील है, ना उनके मन में कोई इंटरेस्ट है, ना उनकी अवेयरनेस है, ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास सहूलियत है, ना उनके पास इच्छा है, वो भेजना भी नहीं चाहते। साहब ले जाओ, आपके किए से कुछ बन जाएगा, बच्चा दुआएं देगा, तुम दुआएं ले लेना, यहां कुछ नहीं होगा, जेब में कुछ नहीं होगा, दुआएं रख के टोकरा, क्या करोगे? एक समय तक के बाद में आप भी सोचोगे कि इन दुआओं के टोकरा में करूं क्या? घर तो मुझे भी चलाना है, घर तो आपको भी चलाना है, आप करोगे क्या? तो हमारे सामने सबसे बड़ी चीज आती है फाइनेंस। तो आप जाओगे सरकार के पास, आप मांगोगे उनसे ग्रांटीनेट मिलेगी नहीं, आप मांगोगे लोगों से सहयोग, हो सकता है कुछ समय तक मिल जाए, ज्यादा समय वो भी ना मिले। इसलिए आप देखेंगे ज्यादातर स्पेशल स्कूल्स का जो चलना है वो ज्यादातर सरकारी माध्यमों से चल रहे हैं। जो प्राइवेट स्पेशल स्कूल खोल रखे हैं वो या तो ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट है या वो केवल एक पर्दा है जिसके पीछे कुछ और हो रहा है, दिखाने के लिए कुछ और है। और ये बात आज भले ही तुम्हारी समझ में नहीं आए, जैसे ही एमएड कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही नौकरी के लिए जाओगे, वो बिल्कुल क्लियर आपकी समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों कहें। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कुछ दिनों तक नौकरी करके आए, अचानक अवतरित हुए, ऐसा ही है ना? कैसा था स्पेशल स्कूल वहां का? पर्दे वाला या वास्तव वाला? नहीं सर, वास्तव ज्यादातर पर्दे वाला है। अगर वास्तव वाला चला भी रहा है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ चार्ज कर रहा होगा, और जो भी चार्ज कर रहा होगा वो भी 50 रुपया 100 रुपया वाला नहीं होगा, वो भी कहीं ना कहीं पैसा अच्छा मतलब रूल्स है। एपीसी और डीपीसी डेली आते थे ना, इसलिए कोई बात नहीं। आप दिल्ली वाले में थे क्या? नहीं, ग्वालियर वाले कोई ना कोई वहां पे पैसे का बना हुआ, लेकिन खर्चा फिर भी ज्यादा है क्योंकि आमदनियां कम है। स्पेशल स्कूल रिक्वायर्स मोर टेक्निक्स, मोर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, वहां पर ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स चाहिए, जिसके लिए खर्चा आपको करना ही पड़ेगा। नॉर्मल स्कूल में तो मेरी तरह बोल के पढ़ा के चले जाएंगे, बात खत्म हो गई, ज्यादा से ज्यादा एक पकड़ लिया इंटरप्रेटर, बेचारे ने परेशान है अपना, ठीक है कोई बात नहीं, वरना मुझे क्या है, ज्यादातर काम तो मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे तो अपने बोल के चले जाना है। तो ये बोल वचन से कुछ होना है, तुम्हारी मर्जी हो, लिखो नहीं मर्जी हो, अपना क्या है। ये तो चल गया कैसे काम, क्योंकि तुम सुनते भी हो, तुम देखते भी हो, तुम काम भी कर लेते हो। जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत हमने अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज कर लिया, नहीं तो बाकी तुम्हारे ऊपर से ठीकरा फोड़ दिया। ध्यान रखना तुम्हारे साथ में तुम्हारे साथी हैं, उनके लिए जरा कुछ बना के रखना, यही करके हम लोग काम चला लेते हैं। तो तुम भी क्या सोचते हो, हाँ यार चलो कोई बात नहीं, अपना ही साथी है, वो भी फेल हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, चलो थोड़ी सी, थोड़ा मैंने कर दिया, थोड़ा तुमने कर दिया, थोड़ा तुमने कर दिया, मिला के इसी चीज को ठीक स्पेशल स्कूल में लेके जाओ। कौन कहेगा, किससे कहेगा, क्यों करेगा, सवाल वही पैदा होगा। क्या करें बेचारा, कौन मदद करेगा? एक डेफ दूसरे की मदद क्या करेगा? उसने खुद नहीं सुना, वो क्या बताएगा, तुमको क्या बता के गए? तो टीचर को चाहिए टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी कौन सी, चाहे ब्लैक बोर्ड की टेक्नोलॉजी ले लो, राइटिंग की टेक्नोलॉजी ले लो, रीडिंग की टेक्नोलॉजी ले लो, चाहे इंटरप्रिटेशन की ले लो, कोई भी किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। और टेक्नोलॉजी चाहिए मतलब सीधी सी बात फाइनेंस चाहिए। तो फाइनेंस दूसरा हमारा समस्या। तीसरी बड़ी समस्या ह्यूमन रिसोर्स। 2 साल डिप्लोमा में पढ़ाओ, टीचर्स पैदा करो, फिर उन टीचर्स को नौकरी में रखो, वो पैसा ज़्यादा मांगेंगे नहीं मांगेंगे जो भी होगा, लेकिन उनको हम और किसी काम में लगा नहीं सकते। स्पेशल एजुकेशन में जो टीचर आएगा वो कितने को पढ़ाएगा, उसी स्पेशल बच्चे को पढ़ाएगा। प्रॉब्लम ये है कि कितने बच्चों को पढ़ाएगा। तो अलग अलग हमारे पास नॉर्म्स हैं। ब्लाइंड में कितना नॉर्म्स है? 1:2 सर ब्लाइंड स्कूल में
ब्लाइंड स्कूल की बात? हाँ, ब्लाइंड स्कूल में कितने का नॉर्म है? 25-30 बच्चों का नॉर्म है कि मान लो 20 बच्चों पे एक टीचर, 20 बच्चों पे एक टीचर पढ़ा दिया गया, तो बढ़ा दिया होगा, 25 कर दिया होगा। डेफ में 1:10, 1:8 से लेके 1:10 का रेशियो है। 8 से 10 बच्चों पर एक टीचर चाहिए। आईडी 6:8। हालांकि सबसे आदर्श माना जाता 1:1 या 1:2। दो बच्चों पे एक टीचर वो संभाल लेगा। IPOP बनाने का मामला तो 1:1 का ही हो जाएगा, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन 2 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्राउडिंग माना जाता है जब 8 बच्चे ओवर क्राउडेड है ना। आप सोचिए कि 8 बच्चों पे, मैं मैक्सिमम वाली लिमिट को पकड़ के चल रहा हूँ, 8 बच्चों पे, 10 बच्चों पे और 25 बच्चों पे एक एक टीचर चाहिए होगा। स्कूल में अगर 100-200 बच्चे हो गए तो भाई साहब टीचर कितने चाहिए आपको? उनकी सैलरी कहाँ से लाओगे? घूम के फिर फैमिली में घुस गए। और सबसे बड़ी बात कि वो सारे के सारे टीचर ट्रेंड होने चाहिए। अब ऐसे वाले ट्रेंड नहीं होने चाहिए जो हमने 2-2 साल में लोगों को ट्रेंड कर दिया। इससे बढ़िया होने चाहिए सरकारी वाले 5 दिन में ट्रेनिंग, है ना। इसीलिए वो भी चल रहे हैं। फिर केवल ट्रेनिंग से काम नहीं चलने वाला, सर्टिफाइड ट्रेनर होना चाहिए। किसका सर्टिफिकेशन चलेगा? सब RCI का ले आओ। वो 5 दिन वाले तो कभी भी नहीं ला पाएंगे, वो तुम ही लाओगे, तुम्हारे पास होगा तो तुम्हारी कीमत ज़्यादा होनी चाहिए। मांगोगे तो ज़्यादा ना, मिलेगा तुम्हें है नहीं कुछ, देने वाला देगा नहीं। वो कहेगा अरे बिल्कुल फ्रेशर्स है, अरे फ्रेशर है तो रख ले भाई अपने कहीं से, और वो सरकारी वाले रख लो। अरे फिर क्या करोगे? ट्रेनिंग सेंटर बंद, स्पेशल स्कूल बंद, बच्चों का आना बंद, लिहाजा हर चीज़ बंद, आमदनी बंद। तो इसीलिए तुम्हारी कीमत ज़्यादा है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि तुम्हारी कीमत लगाएगा कौन? स्पेशल एजुकेशन में ट्रेनिंग केवल 2 साल लेने का मतलब ये नहीं है कि आप एक्सपर्ट हो गए। ट्रेनिंग लेने का मतलब है कि एक बेस आपका तैयार हो चुका है। अब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अपना बढ़िया तरीके से कुछ एक्सपीरियंस आता चला जाएगा। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा सिर दर्द है। मैं क्यों करूं स्पेशल एजुकेशन में नौकरी? आखिर ट्रेनिंग में क्यों लूं? ये 2 साल नौकरी करने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद जो मुझे नौकरी मिलेगी वो 8,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए तक की नौकरी मिलेगी। अगर मैंने नॉर्मल B.Ed कर लिया होता, नॉर्मल M.Ed कर लिया होता, तो किसी कॉलेज में जाके मैं अगर नौकरी कर रहा होता तो 50-60 हज़ार रुपये मुझे बड़े इत्मीनान से मिल रहे होते। तो मैं 20,000 की नौकरी क्यों करूं, 60,000 की क्यों नहीं करूं? हालांकि एक लॉलीपॉप भी थमाया जाता है कि देखो ये बड़ा अच्छा चीज़ है स्पेशल एजुकेशन में, क्योंकि आप स्पेशल बच्चों को भी पढ़ा लोगे, नॉर्मल बच्चों को भी पढ़ा लोगे। ये करते करते हमने बेवकूफ़ बहुत पीढ़ियों को बना दिया है, तो मैं भी बना देंगे। लेकिन होगा क्या? जिसका स्पेशलाइजेशन जिसमें होगा वही तो पढ़ाओगे, दूसरा वाला लेगा नहीं तुम्हें नौकरी में। नॉर्मल वाले के पास में ये कम से कम सिरदर्द नहीं है। कॉलेजेस इतने हैं कि कॉलेज में खूब आ रहे हैं बच्चे, उन लाला जी के पास पैसा भी खूब आ रहा है क्योंकि फीस अच्छी खासी हुई है B.Ed कॉलेजेस में या बाकी के नॉर्मल कॉलेजेस में अच्छी खासी फीस है। अटेंडिंग, नॉन अटेंडिंग, सवा अटेंडिंग, कुछ भी समझ लो, वो जो कुछ भी है वो उनके पास में है। लाला जी फीस पूरी अपनी पहले ले लेते हैं। अगर उसको मान लो 25-50 लाख रुपए कमा लिया और 5-10 लाख रुपए सैलरी बांट भी दी तो लाला जी कहीं नुकसान में है? स्पेशल स्कूल वाला नुकसान में है। क्यों? क्योंकि उसके पास 25-50 लाख की तो बात छोड़ो, हो सकता है 25,000 की भी आमदनी ना निकले और वो सैलरी दे रहा है 20,000, कहाँ से दे देगा? समझिए। तो ट्रेनिंग अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। ट्रेनिंग किस चीज की देनी है? HI की ट्रेनिंग अलग है, VI की ट्रेनिंग अलग है, ID की ट्रेनिंग अलग है। पहले तो यही अलग अलग करते फिरो। कितने लोग ट्रेनिंग लेने वाले निकलेंगे, कितने लोग ट्रेनिंग लेकर आए हैं, कितने लोगों का पता नहीं, और जो आए हैं उनकी कैपेसिटीज क्या है। तो हमारे पास में ये एक और बड़ी मुसीबत है। ह्यूमन रिसोर्स अपने आप में एक समस्या है। ह्यूमन रिसोर्स में एक्सपर्टाइज भी एक समस्या है। और उसके बाद में एक और चैलेंज हमारे सामने खड़ा होता है जो स्पेशल एजुकेशन में सबसे बड़ा समस्या है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद ये एक ऐसी चीज़ है जो आप लोग सब जानते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये स्पेशल स्कूल बनाना है,
वो वाली होनी चाहिए मेजें, ऐसी वाली, वो ऐसे यू शेप की बनी हुई हो। और नहीं साहब वैसी वाली नहीं चाहिए, वैसी वाली चाहिए, ऐसी वाली होनी चाहिए। बगैर दुनिया तरीके के रास्ता निकाल रहे, शीशा होना चाहिए, कंघा होना चाहिए। नहीं, ऐसी कंघा है क्या? ये शीशा केवल। स्पीच रूम अलग चाहिए, ऑडियो रूम अलग चाहिए, हियरिंग एड अलग चाहिए, ग्रुप हियरिंग एड अलग चाहिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए ये अलग चाहिए, टॉकिंग स्टूडियो अलग चाहिए। दुनिया भर का ट्रम सटम लगा दिया है। नॉर्मल स्कूल में क्या चाहिए? एक कमरा, कुछ कुर्सियां, ना हो तो चटाई बिछा दो, एक बोलने वाला मास्टर पकड़ लो, हो गया। कितने का खर्चा? अब इसमें लगाओ स्पेशल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फिर रैंप भी हो, ये भी हो, वो भी हो, मल्टीपर्पज। आप आरसीआई का अगर प्रोफार्मा असेसमेंट प्रोफार्मा देखेंगे तो उसमें सैकड़ों प्रकार की चीजें उसमें दी हुई, उतनी पूरा करने में भी आपके पसीने छूट जाएंगे। लेकिन वो जरूरी है क्यों? क्योंकि एक स्टैंडर्ड के हिसाब से बच्चों के लिए हमें वो सब चीजें चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ से व्यावसायिक तौर पर सोचो तो वो चीजें पूरी करने में आपके दांतों तले पसीना आ जाएगा, पैसा खर्चा होगा लौट फिर के भाई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जुटाना अपने आप में और फिर उसे मेंटेन कर लेना बड़ी बात है। रैंप बनाने के नाम पर कई लोगों ने रैंप बना लिए, और ऐसे रैंप बना लिए जिसमें अगर बच्चा चढ़ जाए तो चार मिलकर भी धक्का देंगे तो ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। उस रैंप पे उसकी ट्राईसाइकिल या वो सब चीज नहीं चढ़ पाएगी। और उतरते समय अगर उस पर आ गई ट्राईसाइकिल 100% सब फूटा ही फूटा, 100%। इतना स्टीप है कि धाड़ से नीचे जाएगा और यहीं पे जाकर पलटेगी। जबकि उसके लिए नॉर्म्स क्या होने चाहिए? ऐसे आएगा धीरे धीरे और दूर तक जाएगा, जिससे कि उतरने वाला दूर तक चला जाए। यहाँ तो क्या है, ऐसे आया, ये सड़क ऐसे रुक गया, अब वो ऐसे आएगा जब मुंह के बच गिरेगा। प्रॉब्लम ये है। तो हमारे सामने इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी समस्या है। तीसरी चीज आती है करिकुलम। तीसरी मतलब जो भी नंबर अपने हिसाब से देख लेना। तो करिकुलम अपने आप में एक समस्या है। कहाँ है करिकुलम? क्या पढ़ाएं किन बच्चों को? इन बच्चों को या इन बच्चों को? नीचे पढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि एक शादी में गए, उसने लौकी के कोफ्ते बनवाए, उसे खा के उसको हमने बड़ी बधाई दी। हमने कहा वेरी गुड यार, गुलाब जामुन तुम्हारे बहुत अच्छे बनते हैं। गुलाब जामुन तो हमने बनवाई नहीं। नहीं अच्छा, मुझे लगा ये तो गुलाब जामुन है। मेरी बात समझ रहे हो आप? क्या आप बना रहे हो लौकी के कोफ्ते, बता रहे हो गुलाब जामुन। ये वही बात हो गई कि कर रहे हो कुछ और, बता रहे हो कुछ और, बोल रहे हो बबूल आम की पैदावार है, आप लेना चाहते हो, संभव नहीं है। ये संभव नहीं है क्योंकि हमारे पास में जो भी चीजें हैं, हम किसके लिए करिकुलम बना रहे हैं। आप अपना बीएड का, एमएड का करिकुलम देख लीजिए, डिप्लोमा का करिकुलम उठा के देख लीजिए, उसमें इंक्लूजन की बात शायद इतनी सी की गई है, 1%, 2%, 3%, 10% पकड़ लो अपने हिसाब से जो पकड़ना। लेकिन 90% बात तो सेग्रीगेशन की है। प्रैक्टिकल कहाँ करोगे? स्पेशल स्कूल। और टीचर बनोगे इंक्लूजन के। नौकरी निकल रही है इंक्लूसिव टीचर, दुनिया का पहला अनोखा प्रकार का स्पेशल स्कूल आपने देखा नहीं होगा, कभी देखिए। जो स्पेशल स्कूल है क्या वो इंटीग्रेटेड स्कूल हो सकता है? और जो इंटीग्रेटेड स्कूल है क्या वो इंक्लूसिव स्कूल हो सकता है? हो सकता है? हाँ या ना? फटाफट बताओ जल्दी। नहीं हो सकता? बेवकूफ हो तुम। पता नहीं तुम लोग कैसे एमएड तक पहुंच गए। शकुंतला मिश्रा में हो सकता है। जाओ देखो, इस सड़क के पार जाओ, उधर संकेत के पीछे जाओ, एक स्कूल बना हुआ है, स्पेशल इंटीग्रेटेड स्कूल। देखो जरा जाके, दुनिया में कमाल ऐसे भी होते हैं। 8वां 9वां 10वां 11वां आश्चर्य भी ऐसे ही होते हैं। देखो लिखने वाले ने क्या सोचा होगा, बताने वाले ने क्या सोचा होगा, कॉन्सेप्ट किसने दिया होगा, पता नहीं। लेकिन इंटीग्रेटेड स्पेशल स्कूल ये पहली बार हमने भी सुना है।
इसलिए मेरी समझदारी कम हो सकती है, आप अपनी समझदारी पूरी रखें। जान लीजिए कि आप एक ऐसे दौर में हैं जहां आपको इस तरीके की नई नई शब्दावलियां सुनने को मिलेंगी। तो बात आई ये कि करिकुलम हम किस चीज का दें, आप प्रैक्टिकल करवाओ ना। इंक्लूजन में प्रैक्टिकल क्यों नहीं होते? इंक्लूजन में प्रैक्टिकल आपके करने हैं, लेसन प्लान पढ़ाने हैं इंक्लूसिव स्कूल में 5 और 40 पढ़ाने हैं, टीचर बनोगे? हाउ इट इज पॉसिबल? लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है। साहब चाहें तो क्या नहीं हो सकता। साहब का मतलब यहां पर कोई एक आदमी, 2 आदमी की बात नहीं, व्यवस्थाओं की बात आती है। व्यवस्थाएं चाहें तो वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन व्यवस्थाओं का मतलब आपको अपने जीवन की बलि चढ़ाना नहीं है। व्यवस्थाएं बदलती हैं, व्यवस्थाएं हम और आप बनाते हैं। आवाज कौन उठाएगा? हम और आप उठाएंगे। बदलेगा कौन? हम और आप बदलेंगे, कोई और बाहर से नहीं आने वाला है। तो ये चीज़ें भी हमें सोचनी पड़ेंगी कि ये हमारे चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल यही एक चैलेंज है, अभी तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लेके बैठेंगे तो शायद साल भर तो मैं बोल सकता हूँ, एक एक चीज़ पे एक एक दिन बोलूँगा तो चलेगा, लेकिन नहीं। और कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं हमारे, इसको पढ़ने के लिए आप 2 चीज़ें जरूर करिएगा, इंक्लूजन वर्सेस इंटीग्रेशन वर्सेस सेग्रीगेशन। इन तीनों का कंपैरिजन कहीं ना कहीं पढ़िएगा। एक बार इंटरनेट पर मिल जाए, किताबों में मिल जाए। इसके अलावा चैलेंजेस एंड बैरियर्स के विषय में जरूर पढ़िएगा, किताबों में मिलेगा। किताबें पढ़ने की अब तुम्हारी बुरी आदत रही नहीं है, इसलिए अच्छी आदतों की तरफ चलो। गूगल को पढ़ो। बुरी आदत तो नहीं पाली ना? पाली है, चलो ये गलती है, इसने किताब पढ़ने की आदत पाल ली है। लेकिन एक बात बोल रहा हूँ, किताब अगर पढ़ी है तो अच्छी बात है, किताबें पढ़िए। नहीं पढ़ रहे हैं तो भी एक बार इंटरनेट पे भी पढ़ लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन भी आपको चीज़ें अवेलेबल हैं और अच्छा लिटरेचर भी है। ऐसा नहीं है कि हम ये कह के बच सकें आज के डिजिटल एज में कि इंटरनेट से पढ़ना फालतू है। फालतू नहीं है, आप पढ़ते क्या हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो आप किताबें नहीं खरीद सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, इंटरनेट बुरा नहीं है। हम लोग मजाक के तौर पर कई बार कहते हैं गूगल बाबा, लेकिन एक्चुअली वही है जो ज्ञान थोड़ा बहुत संभाले हुए है। वरना किताबें तो छपना भी बंद हो गई, छपवाने वाले भी परलोक सुधार गए। अभी तो जो बची है, जो थोड़ी बहुत इज्जत है, वो गूगल ने बचा के रखी है, हमारी और तुम्हारी दोनों की। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी किताबें पढ़ रहे हैं, भूल जाओ। किताबें देखे हुए ही जमाना बीत गया। अब तो केवल इसलिए रखते हैं ताकि सजा के रख सकें, आपको पता चल जाए स्टूडेंट जब आए तो अरे बड़ा सर बहुत पढ़ते हैं। बस ये केवल एक मुगालता है तुम्हें भी और हमें भी, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, मुगालता समझते हैं ना, गलत फहमी है। तो खैर इतनी सी बात है। तो ये 2-3 चीज़ें जरूर पढ़िएगा, चैलेंजेस एंड बैरियर्स को जरूर पढ़िएगा, और मुझे लगता है कि उसके बाद आप काफ़ी सारी चीज़ें इसमें और ऐड ऑन कर पाएंगे। ठीक है, कोई सवाल?